तो क्या आप जानते हैं कि इस देश में 60% लोग अब किसी न किसी सरकारी योजना का मुफ्त लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने अपने जेब से किसी चुनावी वादे को पूरा किया हो? दोस्तों, क्या आपको पता है, हर साल सरकार इन मुफ्त योजनाओं के लिए हमारे टैक्स में 1 से 2% का इजाफा करती है। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि ये मुफ्त योजनाएं सरकार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और जॉब क्रिएशन के खर्च को कितना कम कर देती है? दोस्तों, इन मुफ्त योजनाओं का असल खर्च कौन उठा रहा है? सरकार, जनता या फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी? दोस्तों, आपके अनुसार क्या बेहतर है, किसी को 5,000 रुपया हर महीने मुफ्त में देना या उसे हर महीने 5,000 रुपया कमाने लायक बना देना? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम चर्चा करेंगे एक ऐसे चुनावी मुद्दे की जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, और वो है मुफ्त बिजली, पानी और नगद की घोषणाएं, या फिर टीवी, लैपटॉप, साइकिल, इस तरह के अनेक चीजों का वादा किया जाता है। यह एक आसान तरीका है राजनीतिक दलों के लिए वोट खींचने का। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पे इसका कितना गहरा असर पड़ता है? 2014 के दिल्ली के चुनाव में एक पार्टी ने मुफ्त बिजली और पानी का वादा किया, जिसका बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला। उसी पार्टी ने 2022 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया, जिससे उसे वहां भी काफी वोट मिले। इसके बाद तो हर चुनाव में मुफ्त बिजली, पानी, पैसे या अन्य उपहार के मुद्दों को चर्चा में ला दिया। अगर आप उस पार्टी का नाम जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम हमारे अगले वीडियो में आपके नाम का जिक्र करेंगे। दोस्तों, कीमत तो हर चीज की होती है, चाहे ये मुफ्त का उपहार ही क्यों ना हो। जैसे पंजाब के मुफ्त बिजली का खर्च 18,000 करोड़ रुपए था, जो कुल बजट का लगभग 15% यानी कि छठा भाग था। वहीं दिल्ली सरकार ने भी अपने बजट का बड़ा हिस्सा, लगभग 3,500 करोड़ रुपए मुफ्त बिजली, पानी और अन्य सेवाओं पे खर्च कर दिया। आखिर ये पैसे आते कहां से हैं? इसे हम लोग आज दिल्ली के उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि दिल्ली ही वो राज्य है जो पिछले 31 वर्षों से बजट के सरप्लस में थी। दोस्तों, 2000 से 2015 के बीच दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 510 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,430 करोड़ कर दिया था, यानी कि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो रही थी। लेकिन मुफ्त योजनाओं के घोषणा के बाद 2015 से 2020 के बीच में यह वृद्धि गिरकर 9% हो गई। इसके पीछे ये मुफ्त योजनाओं का ही कारण है। जैसे कि दिल्ली में, जहां प्रति व्यक्ति आय 4 लाख से ज्यादा है, जो भारत के प्रति व्यक्ति आय से भी लगभग दोगुना है, वहां 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 43 लाख बिजली उपभोक्ताओं को, जो लगभग 80% होता है, या तो मुफ्त में बिजली दिया जा रहा है या फिर आधे कीमत पे दिया जा रहा है। यह किसी भी तरीके से गरीबों की मदद नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली के 80% लोग गरीब नहीं है, खासकर तब जबकि वहां का प्रति व्यक्ति आय भारत से भी दुगुना है। फिर क्या है ये तो वोटर को रिश्वत देने जैसा है। दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त बिजली के कारण इसका खर्च 3,200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मुफ्त पानी देने के कारण दिल्ली जल बोर्ड का घाटा और कर्ज दोनों बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ पिछले 5 साल में दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, क्योंकि पानी मुफ्त करने के कारण दिल्ली जल बोर्ड का वित्तीय हालत बहुत खराब हो चुका है। दिल्ली की सरकार ने चुनाव के समय में 20 नए कॉलेज, फ्री वाईफाई, महिला सुरक्षा बल, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, 8 लाख नौकरियां, हर साल 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण समेत अनेक वादे किए थे, जो या तो केवल वादे रह गए या जिनमें प्रगति काफी धीमी है। और इस सब के पीछे एक कारण है धन का अभाव। इसका एक सटीक उदाहरण डीटीसी भी है, जहां दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस साल डीटीसी में 225 बसें हटाई जा चुकी हैं और दिसंबर तक 619 बसें और हट जाएंगी। ऐसे ही दिल्ली का बेड़ा घटकर अगले साल तक लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन डीटीसी नए बस नहीं खरीद पा रही है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं महिलाओं को दिया जाने वाला मुफ्त यात्रा एक कारण है, क्योंकि इसके पीछे डीटीसी का सालाना 130 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इन्हीं योजनाओं का असर है कि दिल्ली पिछले 31 साल में पहली बार 7,000 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का सामना कर रही है।
दिल्ली अकेला ऐसा राज्य नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक में भी कर्मचारियों की सैलरी देने तक में दिक्कत हो रही है, जबकि दिसंबर से दिल्ली को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर तमिलनाडु को देखें तो 2022-23 में 6,52,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें से 18% मुफ्त योजनाओं के कारण लिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मुफ्त योजनाओं की वजह से कुल खर्च का 15% कर्ज से पूरा हो रहा है। हरियाणा ने 2021 में अपनी मुफ्त योजनाओं के लिए 12% अतिरिक्त कर्ज लिया था। कमोबेश सारे राज्य का यही स्थिति है। आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। इसके भरपाई के लिए हर साल औसत करदाता से 1 से 2% अतिरिक्त टैक्स वसूला जाता है। वित्त आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्त सेवाओं के कारण 21-22 में भारत की राज्य सरकारों के बजट पर 5 से 15% तक अतिरिक्त भार पड़ा। इससे गरीब एवं मिडिल क्लास पर भी दबाव बढ़ता है, क्योंकि टैक्स उन्हीं के पैसे से आएगा। दोस्तों, यहाँ मुफ्त कुछ भी नहीं है। सरकार इन मुफ्त योजनाओं के लिए कोई अतिरिक्त कमाई नहीं करती है, बल्कि या तो वो अन्य खर्चे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल जैसी योजनाओं के पैसे को डाइवर्ट कर देती है, या फिर कर्ज लेती है, जिसे हमें और आपको ही टैक्स के रूप में चुकाना है। मतलब दोनों स्थिति में लॉस हमारा और आपका ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके नुकसान के कुछ अन्य पहलू भी हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में 90% किसान मुफ्त बिजली का उपयोग बोरवेल के लिए करते हैं। नीति आयोग के मुताबिक पंजाब में भूजल स्तर प्रति वर्ष 3 फीट गिर रहा है और जल्दी ही ये स्टेट ड्राई स्टेट बन जाएंगे। इन योजनाओं के जरिए भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। हाल में ही CAG रिपोर्ट में बताया गया कि कई योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या वास्तविक संख्या से काफी अधिक थी। हर साल सरकार की विभिन्न योजनाओं में लगभग 25% धनराशि भ्रष्टाचार में खो जाती है। विदेशी निवेशक भी यह देख रहे हैं कि सरकार मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रही है और इससे विदेशी निवेश की रुचि घटती है। 2021 में FDI प्रवाह में 35% की गिरावट आई। इसका एक कारण राजनीतिक अस्थिरता और मुफ्त योजनाओं के प्रति सरकार का रुझान भी था। भारत में 2023 में बेरोजगारी दर 7.2% तक पहुंच चुकी है और ऐसे में हमें अधिक निवेश करना चाहिए रोजगार सृजन के क्षेत्र में। लेकिन जब अधिकांश बजट मुफ्त की सेवाओं पे खर्च हो जाता है तो नए रोजगार पैदा करने वाले योजनाओं पे खर्च कहां से हो पाएगा? दोस्तों, हमें समझना होगा कि जब बजट का इतना बड़ा हिस्सा मुफ्त सेवाओं पे खर्च हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों में निवेश सीमित हो जाता है। इसी कारण भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च काफी कम होता है। OECD के 2021 के डेटा के अनुसार भारत का शिक्षा पे खर्च GDP का केवल 3% था, स्वास्थ्य पर केवल 1.3% था। जबकि OECD देशों में जैसे कि जापान और सिंगापुर, जिन्होंने अपने नागरिकों को मुफ्त सेवाओं के बजाय उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी। जापान का स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च उसके GDP का 10% और 4.5% है, जो उनके आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण है। यहां तक कि 2021 में RBI ने भी अपने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि राज्यों में मुफ्त सेवाओं की होड़ के कारण वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है। इन घाटों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारें अधिक कर्ज ले रही हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का कुल कर्ज 2023 में उसके GDP का 30% था और पंजाब का तो कुल कर्ज उसके GDP का लगभग 53% था, जो कि काफी गंभीर समस्या है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि यह जारी रहता है तो राज्य किस प्रकार आर्थिक स्थिरता बनाए रख पाएंगे? दोस्तों, यहाँ मुफ्त कुछ भी नहीं है। सरकारें इन मुफ्त योजनाओं के लिए अतिरिक्त कमाई नहीं करती हैं, बल्कि या तो अन्य खर्च जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल जैसी योजनाओं के पैसे को डाइवर्ट कर देती हैं या फिर कर्ज लेती हैं, जिसे हमें और आपको ही टैक्स के रूप में चुकाना है। मतलब दोनों ही स्थिति में लॉस हमारा और आपका ही है। इन मुफ्त योजनाओं का बोझ वास्तव में सरकार का नहीं है, बल्कि जनता का होता है, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों को टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है। भारत में मध्यम वर्गीय परिवार पहले ही करों का एक बड़ा हिस्सा भरता है। NSSO के आंकड़ों के अनुसार 2022 में एक औसत भारतीय अपने कुल वार्षिक आय का 20% तक करों के रूप में खर्च करता है,
जब राज्य सरकारें मुफ्त सेवाओं के वादे को पूरा करने के लिए टैक्सेस बढ़ाती हैं तो इसका असर सीधे मध्यम वर्ग और गरीब जनता पे पड़ता है। बात सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन की भी है। संयुक्त राष्ट्र और IMF जैसे संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि भारत को अपने विकास के लिए अस्थायी नीतियों की जरूरत है, अन्यथा आर्थिक अस्थिरता का खतरा रहेगा। फिच रेटिंग के अनुसार अगर भारत इसी तरह खर्च जारी रखता है तो अगले 10 वर्षों में हमारा वित्तीय घाटा GDP के 4.5% से अधिक हो सकता है। यह एक गंभीर चेतावनी है जो दर्शाती है कि हमें जल्द ही इन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या मुफ्त बिजली और पानी देना चुनाव जीतने का सबसे बड़ा और आसान तरीका बन गया है? क्या हम तत्कालिक लाभ के लालच में आकर अपने दीर्घकालीन हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या हमें मुफ्त सेवाओं की नीतियों को जारी रखना चाहिए या इस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन में लगाना चाहिए? कमेंट्स करके अपना राय बताएं। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पे मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।